सुना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन हमें लगा कि सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और क्यों नहीं, यह बात उन लोगों से पूछनी चाहिए जो कि हर मोर्चे पर सफल रहे हैं, हर मुकाम पर सफल रहे हैं। क्यों नहीं, यह बात उनसे पूछ लेनी चाहिए जिन्होंने देश की सबसे मुश्किल परीक्षा पास की है और ऑल इंडिया में 97 रैंक हासिल करते हुए कलेक्टर बने हैं, आईएएस बने हैं। वे अजमेर नगर निगम के आयुक्त रहे हैं, जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त रहे हैं और एसडीएम अजमेर रहे हैं, एसडीएम पाली रहे हैं। तो इसलिए हम आगे हैं दौसा जिला कलेक्ट्रेट और यहाँ मिलते हैं आज के हमारे कथा के नायक से और जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि सफलता के लिए क्या कोई शॉर्टकट होता है या फिर उसके लिए वही एक तयशुदा मार्ग तय करना पड़ता है और सफलता को संघर्ष के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है। सुख की सही सही परिभाषा क्या होती है, इसको लेकर सबके अपने भाव, शब्द और अर्थ हो सकते हैं, लेकिन आपको सहजता देखनी हो, सरलता देखनी हो और सौम्यता देखनी हो तो आज के हमारे कथानायक से आप मिल सकते हैं। आज के हमारे कथानायक कभी मसरूम में ट्राई साइकिलिंग करते हैं और 14 किलोमीटर तो कभी 54 किलोमीटर साइकिल चलाकर पहाड़ों पर गुजरते हैं, तो कभी वे लोक नृत्य करते हैं, तो कभी वे अपने मित्रों के साथ आउटिंग पे जाते हैं, तो कभी वो एक आईएएस अधिकारी के रूप में नजर आते हैं। आज के हमारे जो कथानायक हैं उनसे यूं बहुत कुछ देखा, समझा और सीखा जा सकता है। जय हिंद मित्रों, द सतवाली शो के खास बुलेटिन द लैंप पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं बार बार जिक्र करता हूं और बताता हूं, लैंप पोस्ट हमारे प्रोग्राम्स की श्रृंखला का वो सेगमेंट है जिसमें हम उन व्यक्तियों को, शख्सियतों से और संस्थाओं से आपको मिलाते हैं जिन्हें देखकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो कहीं दूर खड़े होकर हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं, राह दिखाते हैं, राह दिखाना चाहते हैं। वे न केवल हमारे जीवन को निष्कंटक करते हैं बल्कि उसमें साथ और सहयोग देने का भी प्रयास करते हैं। आज के हमारे जो कथानायक हैं उनसे मिलने का, उनके जीवन यात्रा को जानने का भी यही एक उद्देश्य है। यही एक उद्देश्य है कि हम जानना चाहते हैं कि एक अधिकारी कैसे होते हैं और अधिकारी होने के बावजूद भी वो इतने सरल, सौम्य और सहज कैसे बने रह सकते हैं, कैसे उनके चेहरे पे एक स्थिरता रहती है, कैसे वे अपने भावों को कंट्रोल करते हैं और कैसे वो एक पूरे क्षेत्र को संभालते हैं, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और सैकड़ों, लाखों और हजारों लोगों उनसे सीखना चाहते हैं, उनकी ओर देखना चाहते हैं। उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वो लाखों लोगों का सपना होता है। लगभग 10 से 20 लाख लोग आईएएस यानी सिविल सर्विस की परीक्षा में बैठते हैं, उनमें से कुछ ही लोग पास होते हैं, कुछ पास होते हैं, उनमें से बहुत कम लोग चयनित होते हैं। हमारे जो आज के कथानायक है वे न केवल चयनित हुए बल्कि ऑल इंडिया में उन्होंने अच्छी खासी रैंक हासिल की है और फिर आज एक जिले को संभाल रहे हैं। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं आज के हमारे कथानायक देवेंद्र कुमार जी से, जो कि दौसा में जिला कलेक्टर के पद पर सुशोभित है। आइए सब प्लीज, स्वागत है आपका। देवेंद्र कुमार जी हमारे कथानायक है आज के, जिनसे हम बहुत कुछ सीखना बैठे। द लैंप पोस्ट, जैसा कि मैं बताया था, हमारे प्रोग्राम का वो सेगमेंट है जिसमें हम उन व्यक्तियों से और संस्थाओं से परिचित कराते हैं जिन्हें देख के हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप जिस जगह हैं, जैसे हैं, लाखों लोगों का सपना है। लोग सोचते हैं कि हम आईएएस बने, सिविल सर्विसेज में जाएं, चयनित हो और फिर किसी जिले को संभालें। तो आप हजारों लोगों के, लाखों लोगों का सपना है जिस मुकाम पर आना चाहते हैं। जब मैंने मित्रों से बात की थी, मुझे इंटरव्यू लेना साहब का, तो उन्होंने कहा था कि भाई साहब पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कम से कम करना है और आपने सवाल छोटे रखना, क्योंकि मेरे पर्यायवाची शब्द बहुत बड़े हो जाते हैं। तब भी एक दौर था जो मैंने बहुत सोचा था, जब आपको पहली बार देखा था, सब बचपन में जब हम टीवी देखते थे उस समय एक विज्ञापन आता था, मोस्ट प्रोबेबली वो सियाराम का था, कम होम टू सियाराम द परफेक्ट मैन। तो उसमें जो परफेक्ट मैन दिखाते थे उससे हर कोई खुश होता था, यानी बिजनेस में कामयाब होता था, परिवार उससे खुश था, बच्चे खुश थे और हर कोई देख के सपना देखता था कि जीवन में कभी आदमी बनूंगा तो ऐसा बनूंगा, या आदर्श आदमी कैसा होता है, आप उसकी प्रतिमूर्ति है। तो कैसे मैनेज करते हैं ये? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया और मैं आज ये इंटरव्यू कर पा रहा हूँ। जहां तक परफेक्ट मैन की बात है तो मैं अपने आप को एक बहुत ही साधारण आदमी के रूप में देखता हूँ। मेरी माताजी एक हाउसवाइफ है।
आबू रोड में एक सामान्य से स्कूल से जो है कि मैं पढ़ करके यहाँ पर आया हूँ। मेरे पिताजी रेलवे के अंदर इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स IOW की पोस्ट पर है, उनके फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते रहते थे। पृष्ठभूमि मेरे गांव की है, हमीनपुर नाम का एक गांव है बहरोड के अंदर, जहां पर कि मुझे अभी भी याद है कि हमारे गर्मियों में 3-4 महीने की छुट्टी पड़ती थी, हम वहां जाते थे और खेती बाड़ी के सारे काम जो है कि किए हैं। तो एक बहुत ही साधारण से परिवेश से जो है कि मैं आया हूँ, वो सारी चीजें देखी और शायद मुझे ये लगता है कि लोग कहीं ना कहीं उसी से मेरे व्यवहार को रिलेट कर पाते हैं और मेरे साथ जो है कनेक्ट हो पाते हैं। एक व्यक्ति की जब जीवन यात्रा होती है, उसका उद्देश्य भी यही है कि पूरी अपनी यात्रा को समझना है। तो बहुत सी यात्रा होती है। पहली यात्रा तो आपने बताई कि बचपन से लेके और थोड़ी स्कूलिंग तक आपने बताई, तो स्कूल से फिर IIT तक का सफर कैसा रहा, क्या रहा, उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। हाँ बिल्कुल, आबू रोड तक मैंने 10th की पढ़ाई करी थी और उस समय करियर ऑप्शंस के बारे में कोई ज्यादा सच पता नहीं था। मैं अच्छा था, मैथ्स के अंदर अच्छा था, साइंस के अंदर अच्छा था, तो टीचर्स ने मेरे पेरेंट्स को गाइड करा कि इसको IIT की तैयारी कराओ। एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए मेरे पेरेंट्स ने मुझे कोटा भेजा, क्योंकि बहुत दूर था और जनरली देखेंगे आप एग्रीकल्चर का जिनका परिवेश होता है वो जनरली दूर नहीं भेजते, लेकिन फिर भी उन्होंने रिस्क लेकर के भेजा। 2 साल मुझे अलग दूर रखा। और कोटा की मैं बात करूं तो कोटा में दोनों प्रकार के माहौल है। वहां कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकता है, लेकिन कोई विचलित होना चाहे तो वहां बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि इंसान विचलित भी हो सकता है। लेकिन फिर भी जो मेरे परिवार का ट्रस्ट था, मैंने 2 साल कोटा में पढ़ाई करी। उसके बाद फिर पहले अटेम्प्ट में मेरा IIT दिल्ली के अंदर सिलेक्शन हो गया। अगेन कैसे हुआ, कई बार पूछते हैं कि आपने IIT कैसे करी, IAS कैसे कराना, तो मुझे तो एक ही मंत्र, एक शब्द में यदि पूछे तो कंसिस्टेंसी ही है। ओके। कि मैं प्रयास, मतलब हर सेकंड, हर समय जो है कंसिस्टेंटली मेहनत मैंने करी और उसी का नतीजा रहा कि फिर मैं IIT के अंदर जा पाया। IIT लोगों का सपना होता है और IIT जब पे जाने के बाद ये लगता है कि जो मुकाम हासिल करना था कर लिया मैंने, ठीक है, कि जीवन बस ठीक है, जो करना था कर लिया। तो उसके बाद भी आपका सफर वहां से एक नए सिरे के लिए और शुरू हुआ, तो उसके पीछे क्या कारण था, कैसे हुआ? बिल्कुल, अगेन 2 मुख्य कारण रहे। एक तो सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स का ड्रीम था ये कि IIT पे जाने के बाद आपको लगा था आपका भी ड्रीम था? IIT के IAS की अगर मैं बात करूं जी, तो दोनों ही चीजें थी। मेरे पेरेंट्स का ड्रीम तो था ही, और क्योंकि अगेन जैसा मैंने बताया कि जैसी पृष्ठभूमि रही है वहां पर गवर्नमेंट के साथ बहुत क्लोज इंटरेक्शन होता है। एक जो काश्तकार होता है वो उसका सरकार के साथ बहुत क्लोजली इंटरेक्शन होता है। तो इंटरेक्शंस हमारे भी रहे थे। हमने भी देखा था कि कोई अगर IAS है, कोई DM है, कोई SDM है, वो अपनी अच्छी नीतियों से या बुरी नीतियों से किस प्रकार से जनता के लिए अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है। तो हमेशा से ही एक सपना मेरा रहा था। इनफैक्ट मैं कहूंगा शायद 9th-10th में जब मैं था तब हमारे स्कूल के अंदर चीफ गेस्ट बन के हमारे, क्योंकि माउंट आबू में तो IAS SDM जनरली लगते थे, तो वो हमारे चीफ गेस्ट बनकर आए थे और उसके बाद उनकी वर्किंग को देखा था और किस प्रकार से वो प्रभावित कर सकते हैं, किस प्रकार से लोगों की सेवा IAS हमारे जो IAS सर्विस में आते हैं वो कर सकते हैं। तो एक सपना हमेशा से ही था, पेरेंट्स का भी पुश था। तो IIT से जब मैं पास आउट हुआ था तब एक साल मैंने प्राइवेट में जॉब भी करी थी। कहाँ पे? बैंगलोर के अंदर जॉब भी करी थी एज मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था वहां पर। तो वहां पे जॉब करने के बाद फिर उस जॉब के अंदर भी वो मतलब इंटेलेक्चुअली तो वो काफी अच्छा था, लेकिन एक डिस्कनेक्ट सोसाइटी से जो होता है वो उस जॉब के अंदर था। तो उसके बाद फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं IAS की तैयारी करूंगा और पहले अटेम्प्ट में फिर मैंने इंडियन पुलिस सर्विस मुझे मिला था, यूपी कैडर। पहले अटेम्प्ट कौन से सन की बात है? 15 की? ये था बिल्कुल, ये था 15 का एग्जाम था और उसमें मुझे IPS मिला था और 16 के एग्जाम में मुझे फिर IAS। जब आपको IPS में हुआ तो फिर आपने दोबारा उसको अटेम्प्ट देने का सोचा, आप नहीं गए उसमें? बिल्कुल, मैंने अकेडमी ज्वाइन कर ली थी, मुझे यूपी कैडर मिला था। हाँ। लेकिन फिर मैंने दोबारा अटेम्प्ट दिया क्योंकि IAS एम था, तो फिर सेकंड अटेम्प्ट में मुझे IAS मिला।
आईएएस में युद्ध, चलिए अगले सवाल पर जाने से पहले पहला सवाल, आईएएस की तैयारी क्योंकि बहुत से लोग करते हैं, लाखों लोग करते हैं, तो समझना चाहेंगे कि क्या चीज सबसे ज्यादा सहायक होती है? बिल्कुल। अगेन जैसे कि कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने आईआईटी भी करा है, आईएएस भी निकाला है, तो क्या मंत्र है? तो जब मैं अपने आप को देखता हूं तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट हूं, क्योंकि आईआईटी में जाने से पहले मेरे मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आते थे, लेकिन आईआईटी में सारे इंटेलिजेंट हैं, सब इंटेलिजेंट लोग हैं। तो आईआईटी काफी हम्बलिंग सा एक्सपीरियंस होता है ना, एकदम सब इंटेलिजेंट लोगों के बीच में हो, तो वहां पे आपको पता चलता है कि बहुत लोग हैं जो कि इंटेलिजेंट हैं जी। फिर मैंने आईएएस का एग्जाम दिया और फिर आईएएस भी निकाला। तो अगेन जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक चीज जो इसमें मतलब जो आप कहें कि मेरी पर्सनालिटी का ही पार्ट है, वो कंसिस्टेंसी है। कि मुश्किल मैंने देखा कुछ भी नहीं है जी। एक मंजिल है, उस मंजिल को पाने के लिए, जैसे आईएएस की बात करें तो आपको 1 साल तैयारी करनी है। 1 साल तैयारी करने के लिए आपको 1 साल में क्या क्या पढ़ना है वो आपको पता है। उसको पढ़ने के लिए फिर मैंने 6 महीने में आपको कितना कंप्लीट करना है, 3 महीने में कितना कंप्लीट करना है, 1 महीने में कितना कंप्लीट करना है, और डेली कितना कंप्लीट करना है। वो डेली कितना कंप्लीट करना है मैंने इंश्योर करा कि मैं वो डेली उसको करूं। ओके। क्योंकि आईआईटी हो या आईएएस हो ना, ये लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। आपको 1 साल 2 साल पढ़ाई करनी है। कई बार आदमी भटक जाता है कि अभी तो 1 साल है, मैं 5 दिन आराम कर लेता हूँ, रेस्ट कर लेता हूँ, 6ठे दिन से पढ़ लूंगा, अभी तो साल 365 दिन बचे हैं। फिर 5 दिन बाद अब 1 दिन पढ़ते हो, फिर लगता है कि मैं चलो और 7 दिन आराम कर लेता हूँ, अभी तो 365 दिन, अभी तो 360 दिन बचे हैं। फिर वो 7 दिन चले जाते हैं, फिर वो 353 दिन बचते हैं। ऐसे करते करते पता ही नहीं चलता कि कब आपका एग्जाम नजदीक आ गया, चाहे आईआईटी का हो या आईएएस का हो। तो ये एक था कि कंसिस्टेंटली परसिस्टेंस के साथ एक एक दिन जो है उसकी प्लानिंग करके, कैसे जो भी मंजिल आपकी हो उसके लिए मेहनत यदि करे, कोई भी करे, तो कोई इतना मुश्किल, चाहे आईएएस हो, क्योंकि आईआईटी में तो हमने इंजीनियरिंग पढ़ी थी, आईएएस में एकदम सोशल साइंस जो कि हमें पढ़ा ही नहीं था। तो इंजीनियरिंग में भी मैंने जो है कि मेहनत करके अच्छा करा था, और इसी फॉर्मूले से मैंने सोशल साइंस के सब्जेक्ट में भी अच्छा करा था। तो अगर कोई कंसिस्टेंटली मेहनत करे तो मेरा मानना है कि कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं। हमारे आसपास के जो लोग हैं वो ज्यादातर उनको ये धारणा है, वो मान के चलते हैं कि अगर आईएएस आपको बनना है, यूपीएससी और सिविल सर्विसेज को क्लियर करना है, तो आपको दिल्ली मुखर्जी नगर वहां जाना पड़ेगा, वहां रहना पड़ेगा। तो वहां रहना और ये जो कोचिंग और जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये क्या अनिवार्य है या बहुत ज्यादा सहायक है या कोई जरूरी नहीं है? देखिए, मैंने करी थी कोचिंग, तो इसलिए मैं मना नहीं करूंगा, किंतु कोचिंग का जो मैंने एक फायदा देखा, कि एकमात्र फायदा देखा कि वहां शायद जो आपको पढ़ाया जाता है वो जो यूपीएससी में पूछा जा सकता है उसका शायद 10% भी नहीं होगा। अच्छा। कोचिंग का अगेन केवल और केवल एक ही फायदा था जो मैंने अभी बताया, कि अगेन आपका एक डेली रूटीन वो सेट कर देते हैं कि भाई आपको आज पढ़ाया है, आपको उतना पढ़ना है। इसके अलावा जब हम कोचिंग कर रहे थे तब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म और आईटी प्लेटफॉर्म तब नहीं थे। अब डिजिटली इतना ज्यादा कंटेंट है। डिजिटली मेरा तो मानना है कि जो रेवोल्यूशन आया है उसने एजुकेशन को एक तरीके से आप कहते हैं कि बहुत ही इजी एक्सेसिबल कर दिया है, कि गरीब इंसान जो वहां नहीं जा सकता वो आज की डेट में डिजिटली अपने मोबाइल पे देख करके वो सारे एजुकेशन की जो भी चीजें हैं उसको गेन कर सकता है। तो अगेन एक कोई यदि डिजिटली भी कोचिंग कर रहा है, घर बैठ के भी कर रहा है, और यदि वो पूरे 365 दिन या 2 साल की जो भी तैयारी उसका यदि वो एक प्लान बना लेता है, तो मेरा मानना है कि वो घर बैठे भी कर सकते हैं, घर रहकर भी आईएएस की हो इनकी तैयारी अच्छे से कर सकते। उसका एक फायदा मुझे जो नजर आता है वो ये भी कि लाइक माइंडेड लोग साथ में रहते हैं, कंपटीशन का पता रहता है, तो वो भी एक बेनिफिट रहता है कोचिंगों में। ये एक है कि कोचिंग में जनरली एक क्योंकि मेहनत तो आप ही को करनी है, लेकिन एक जब आप एनवायरनमेंट वो रहता है तो आपको एक प्रेशर सा फील होता है कि भाई ये लोग भी तैयारी कर रहे हैं। बट अगेन सेल्फ मोटिवेटेड यदि कोई है, कोई सेल्फ जो है ड्रिवन है, मेहनती है, तो आज की डेट में ऑनलाइन हमारे सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं।
जिससे कि इंसान कोई भी विद्यार्थी है वो घर बैठे भी तैयारी या कोचिंग कर सकता है, क्योंकि हर एग्जाम के बाद जो टॉपर्स होते हैं वो अपनी स्ट्रेटेजी टिप्स ऑनलाइन यूट्यूब पर आजकल बताते हैं। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। सर इंटरव्यू को लेकर बड़ा खूब लोगों को लगता है इंटरव्यू ना करो, इंट्रोगेशन है। आपका इंटरव्यू में 168 मार्क्स आए थे शायद ना जी। तो अच्छे स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है। बिल्कुल, मैंने 2 बार कैसा दिया था। एक्सपीरियंस रहा था इंटरव्यू का आपका दोनों बार का? एक बार मेरे 172 या 5 थे और दूसरी बार 168 थे। तो इंटरव्यू जो यूपीएससी का है ये बहुत ही मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जो बोर्ड होता है काफी रिलैक्सिंग होता है। कभी मुझे नहीं लगता डरना चाहिए जो है वो बहुत ही आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं। ये वो भी यूपीएससी के बोर्ड में वो भी भली बातें जानते हैं कि हम कोई कंप्यूटर नहीं है जिसको सारे आंसर पता होंगे जी। कई सवालों में मैंने ये कहा था कि सर मुझे नहीं आता, पोलाइटली उन्होंने उसको एक्सेप्ट करा था। हर इंसान की लिमिटेशन होती है। इंटरव्यू से पहले हमसे एक हमारे बायोडेटा भरवाया जाता है जी। उसके आसपास ही सवाल पूछे जाते हैं और करंट के आसपास सवाल पूछे जाते हैं। ब्रॉडली काफी प्रोफेशनल पर्सनालिटी टेस्ट होता है, व्यक्तित्व परीक्षण होता है। व्यक्तित्व परीक्षण होता है कि आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं, आप कितने अवेयर हैं, आपके आसपास कितनी चीजें हैं, आपको नहीं आता है तो उसको आप किस तरीके से हैंडल करते हैं। क्योंकि बेसिकली वो ये परखता है कि आप कैसे सिविल सर्वेंट बनेंगे। जी। सिविल सर्वेंट के पास भी हर चीज के आंसर नहीं होते, लेकिन हर परिस्थिति को जूझने के या उसके अनुकूल जो है उसको ढलने के उसकी पर्सनालिटी होनी चाहिए, उसका परीक्षण होता है। आपका आईएएस का जो आपने 2016 का एग्जाम पास आउट किया था उस पर एंथ्रोपोलॉजी आपने लिया था। बिल्कुल। तो ये क्या होता है? और ये तो बिल्कुल ही अलग चीज हो गई आपका जो पिछला जो कैरियर था, एकेडमिक जो कैरियर था उसमें। बिल्कुल। तो वो कैसे चुना वो? और उसमें मार्क्स भी बहुत अच्छे, आपका हाईएस्ट मार्क्स है 180। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी लिया था, अगेन जो मेरा हिंदी में मानव उत्पत्ति से लेकर कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सोशियोलॉजी से रिलेटेड ही सब्जेक्ट है। सोशियोलॉजी में केवल सोसाइटी सोशल एस्पेक्ट ही होता है, इसमें बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी और इंसान की उत्पत्ति से लेकर आज तक हमारी समाज, हमारा परिवार, हमारी फैमिली की क्या हिस्ट्री है, किस कारण से वो फैमिली जैसी है, क्यों है, बायोलॉजिकल हमारे एवोल्यूशंस कैसे हुए हैं, इस सब की स्टडी एंथ्रोपोलॉजी के अंदर होती है। मैंने एंथ्रोपोलॉजी क्यों लिया तो इसका कोई विशेष कारण नहीं है। मैं अगेन क्योंकि जब मैं तैयारी करने गया था तो जो सबसे पहले मेरे संपर्क में आए उन्होंने मुझे सजेस्ट करा और मैंने ले लिया। इससे ज्यादा मैंने उस वक्त कोई ज्यादा इसमें सोचा नहीं था। लेकिन अगेन मतलब मुख्य बात यह है कि जैसे मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था और फिर सोशल साइंस के सब्जेक्ट में भी मैंने फिर अच्छा करा, तो अगेन आप देखें तो मूल मंत्र उसका यही था कि भाई जो भी आपको टास्क दिया गया है मैंने टास्क को ब्रेक डाउन करा और कंसिस्टेंटली उस पर मेहनत करा। और मेरे एंथ्रो के अंदर उसको काफी टोटल 316 दोनों पेपर मिला करके मार्क्स आए थे, जो कि काफी अच्छे थे वो साल। और बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है शायद ये सब्जेक्ट। ये उतना नहीं लेते, उस वक्त नहीं लेते थे अब, लेकिन फिर भी रिस्पेक्टेबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है एंथ्रोपोलॉजी लेने लगे हैं। आपके एक पेपर में जनरल स्टडीज का एक पेपर था, उसमें 83 ऐसा कुछ मार्क्स आए थे जी। वो क्या पेपर था, क्यों इतने कम मार्क्स आए थे, क्या रीजन? हमारे 3 पेपर थे GS 1, 2, 3 जिनमें मेरे 3 में तो शायद काफी अच्छे 100 प्लस थे। 2 के अंदर मेरे शायद कम थे और 1 के अंदर मेरे एवरेज मार्क्स आए थे। अब ये अगेन आप अगर हमारे सिलेबस को देखें तो सिलेबस हमारा मेरे ख्याल से आप कहेंगे कि सारी चीजें हैं उसके अंदर, जो भी आप सोच सकते हो, इतिहास है, समाज है, एंशिएंट है, मॉडर्न है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, आपके जो है करंट अफेयर्स है, सारी चीजें हैं। तो पेपर 3 हमारा इकोनॉमिक्स था जिसमें मेरे अच्छे थे और वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता था। पेपर 2 हमारा था जो कि पॉलिटिकल साइंस था और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स थे जो कि मुझे इतना मतलब मैंने पढ़े थे लेकिन मुझे इतना मैं कहूंगा कि याद नहीं रहते थे और थोड़ा इंटरेस्टिंग कम लगते थे, तो अकॉर्डिंगली फिर मेरे मार्क्स भी उस पेपर के अंदर कम आए थे। तो अब तो पॉलिटिशियन से बार बार डील करना होता है और वो एनवायरनमेंट को
फेस करना होता है। और देखिए वो थियोरेटिकल पॉलिटिकल साइंस में कई कई पॉलिटिकल थिंकर्स थे जो कि काफी याद रखने वाला चीज था, ना कि नेचुरल था जिसमें कि आपको थिंकर्स के क्या ओपिनियन थे वो सब चीजें याद रखनी होती थी। तो वो थोड़ा याद मुझे कम रहता था, इस वजह से थोड़ा शायद मार्क्स में निकला। जी, ऐसा होता है कि पॉलिटिशियंस को कम पसंद करते हो या क्यों? हमारी फिल्मों में ऐसा दिखाया गया है, एक वर्षों तक एक ट्रेंड चला फिल्मों में, पॉलिटिशियंस को, पुलिस वालों को करप्ट दिखाते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिखाते, तो उसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं बचपन से दिमाग पे रहता है। नहीं, उसका इसका उस पेपर से कोई रिलेशन नहीं था। बट अगेन मैं इन जनरल बात करूं तो जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और हम होते हैं वो एक ही सबका एम एक ही होता है कि जनता की जो है गुड गवर्नेंस देना। तो सब मिलजुल करके काम करते हैं उसमें। और एज सच वो क्योंकि थ्योरेटिकल था, थोड़ा चीजें शायद रखने वाली ज्यादा थी उसमें, जो कि नहीं हो पाए इस वजह से। सो इंटरव्यू की अपन बात करें तो इंटरव्यू में अक्सर लोग जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं या वीडियो वगैरह देखते हैं उसमें बड़े रुचिकर सवाल भी बहुत से होते हैं, इंटरेस्टेड सवाल जो चकरा जाते हैं या ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो आपके साथ भी हुए थे ऐसे कोई? जी, मैंने हमारे टाइम तो ये मॉक इंटरव्यूज जो थे होते थे, लेकिन ये लाइव जो अभी आजकल आता है ये नहीं था हमारे टाइम। मैंने लेकिन जो यूपीएससी का बोर्ड फेस करा है वो मैंने देखा है कि वो इन इंटरव्यू से और भी इजी होता है। अच्छा। वो आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं क्योंकि वो असली आपको जानना चाहते हैं, तरीके से आपकी पर्सनैलिटी जानना चाहते हैं। वो कंफर्टेबल फील कराते हैं, इजी होते हैं। आपको नहीं आता है तो इतनी ज्यादा ग्रिलिंग नहीं करते हैं जितना कि कई मॉक इंटरव्यूज के अंदर हम देखते हैं। और हाँ, कई चकराने वाले सवाल भी पूछे जाते हैं। आप उत्तर दे पाए तो ठीक है, नहीं दे पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पोलाइटली उनको मना कर सकते हैं। इवैल्यूएशन नहीं होता उसके आधार पे? इवैल्यूएशन मेरा तो ये ओपिनियन है कि उसको भी पॉजिटिवली करते हैं, क्योंकि ये मानना कि एक इंसान को सारी चीजें आती हैं गलत है। और ये यूपीएससी बोर्ड भी अच्छे से समझता है, तो वो लिमिटेशंस को समझता है और आप नहीं बता पाए तो उसको एक्सेप्ट भी करता है। चलिए, बचपन से लेके आईआईटी तक आप आए, आईआईटी से आईएएस तक आए, अभी का सफर कैसा चल रहा है? यहाँ आने के बाद एज ए डीएम, देखिए कहते हैं कि देश को 3 लोग चलाते हैं, पीएम, सीएम और फिर डीएम। आप उनमें से एक है, डीएम है। तो इस पोजीशन पर आने के बाद ये बड़ा ड्रीम था, निसंदेह सबका, तो आपका भी होगा। तो जिस दिन आप पहली बार इस कुर्सी पर आए, एज ए डीएम आपने चार्ज संभाला, तो क्या तो मन में चल रहा था, क्या विचार थे, क्या योजनाएं थी? बिल्कुल। सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि एक कहते हैं ना, कॉग इन द व्हील है, मतलब हम एक पहिया है जिसके अंदर पहिए में सारी चीजें जुड़ करके इंश्योर करती पहिया चले। एक पहिए के अंदर तिलियां होती है, हम जो है एक है उनमें से, हमारे जनप्रतिनिधि और बाकी हमारे नीचे का स्टाफ, हमारे ऊपर का स्टाफ, वो सब मिलकर के है जो कि इस सिस्टम को रन करते हैं। दैट सेड जो है कि नो डाउट बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये। और जब क्योंकि सपना तो हमारा सभी का यही होता है कि एक बार हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने। काफी फुलफिलिंग एक्सपीरियंस मेरा पिछले 1 साल का रहा है। जनवरी में मैं यहाँ पर आया था, 2 चुनाव कराने के मौके मिले। इसके अलावा बीच में डिजास्टर भी आया था, बरसात अच्छी हुई थी, उसको भी हैंडल करने का मौका मिला। और बाकी सारे एस्पेक्ट्स ही हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं उसको लोगों तक पहुंचाना, कोऑर्डिनेशन करना सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में। तो ये सारी चीजें हैं, तो काफी फुलफिलिंग सा मेरा एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर रहा है। और अगेन 1 साल हुआ है और अभी आई एम श्योर कि और समय है, तो और भी जो है कि जो विजन है, जो इश्यूज हैं, जो चैलेंजेस हैं दौसा के लिए, जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ईसरदा प्रोजेक्ट है, जो हमारे बजट अनाउंसमेंट्स हैं उनके क्रियान्वयन करवाना इत्यादि कई प्रोजेक्ट्स हैं जो कि त्वरित गति से जो है दौसा जिले के अंदर उसको धरातल पे उतारने के प्रयास। जी जी, आपका टाइम है भी, अपन कंटिन्यू करें। बिल्कुल, चलिए। एक चीज होती है सर, आपने जो भी परीक्षाएं पास की उनको बड़े अच्छे ढंग से पास किया, जो भी चैलेंजेस थे उनको आपने मीट आउट किया, तो एक लोगों की एक आशा बन जाती है, सफलता के दोहराने का एक आशा बन जाती है कि उन्होंने इनको ये काम दिया, जो आशा थी उससे बेहतर किया, ये काम दिया उससे बेहतर दिया। तो इस तरह का कोई प्रेशर रहता है फिर बार बार? देखिए, प्रेशर तो रहते ही है। क्योंकि मैं ये कहूँ कि मैंने प्रेशर्स हैंडल नहीं करे एग्जाम निकालना तो गलत होगा, चाहे आईआईटी का एग्जाम हो, क्योंकि मैं 10th तक अच्छा था पढ़ाई में।
और हर माता पिता जब तैयारी करने के लिए भेजते हैं तो उम्मीद करते हैं कि बेटा उनका अच्छा करेगा। तो आईआईटी निकालने का भी प्रेशर था। फिर जब सर्विस में आईआईटी के अंदर आ गए, वहां पर अच्छे करने के प्रेशर थे, वहां ज्यादा थे क्योंकि वहां सभी इंटेलिजेंट, सारे इंटेलिजेंट लोग थे। उसके बाद जब आईएएस की तैयारी कर रहे थे तब, क्योंकि आप तैयारी करते तो कम से कम 2 साल लगते हैं, तो 2 साल आप अनएम्प्लॉयड एक तरीके से रहते हैं, आप तैयारी कर रहे थे। तो आईएएस निकालने के प्रेशर्स थे, लेकिन प्रेशर मेरा मानना है कि अच्छा ही है, क्योंकि वो आपको एकदम पंप अप रखता है, आपको मोटिवेटेड रखता है। और प्रेशर को यदि अच्छे तरीके से चैनलाइज किया जाए तो वो आपकी जो भी मंजिल हो, मेरा तो ये मानना है कि उसको हासिल करने में वो सहयोगी करता है। तो कैसे मैनेज करते हैं प्रेशर को? देखिए, एज ए डीएम मान के चलता हूँ, आपके जो अधिकारी हैं उनकी अलग अपेक्षाएं हैं, पॉलिटिशियंस हैं उनकी अलग अपेक्षाएं हैं, बाहर जो दरवाजे के बाहर खड़ा है फरियादी, उसकी अलग अपेक्षाएं हैं, आपके जो साथ के सबऑर्डिनेट्स हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं। तो सभी अपेक्षाओं का बाहर एक जगह आगे इकट्ठा हो जाता है, तो उसको कैसे मिट आउट करते हैं और फिर आप सहज रहते हैं? डबल चैलेंज है। देखिए, प्रेशर को हैंडल करने के संबंध में जो मेरा अनुभव रहा है, चाहे आईआईटी हो, आईएएस हो, यहाँ पर भी हो, तो वो ये रहा है कि मैं कोशिश करता हूं कि मैं थॉरो रहूं हर चीज। जैसे आईएएस का एग्जाम था तो मैंने सब कुछ पढ़ डाला जो मुझे लगता था कि कोई भी जो आईएएस की तैयारी कर रहा है पढ़ता होगा। और मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि यदि क्वेश्चन पेपर में कोई सवाल आया है, अगर मुझे नहीं आता तो मेरे पास वाले को भी नहीं आता होगा। अच्छा। तो प्रेशर की वजह से मैंने वो सब पढ़ा, लेकिन वो पढ़ने की वजह से मुझे वो कॉन्फिडेंस आया कि यदि मैं कुछ छोड़ रहा हूं, क्योंकि कई बार आप देखेंगे आईएएस का कट ऑफ भी कई बार 80 जाता है, कई बार 120 जाता है जी। तो यदि 80 जा रहा है का मतलब मुझे कई सवाल नहीं आ रहे, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूं कि उस साल कट ऑफ भी कम जाएगा क्योंकि मुझे ये सवाल नहीं आया, तो ओवरऑल पेपर टफ है जी। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आया और पेपर इजी था। वैसे ही सर्विस के अंदर भी अगर बात करें तो आई ट्राई टू बी थॉरो। कोई भी काम दिया गया है, कोई भी टास्क दिया गया है, तो मैं प्रयास करता हूं, ऑल्दो हर बार सक्सेसफुल नहीं हो पाता, कि मेटिकुलसली उस चीज को थॉरोली करें। तो उसके बाद फिर जो भी हमारी अपेक्षाएं हैं मेरे हायर अप्स की, जूनियर्स की, आम जनता की, तो उसमें काफी हद तक तो हम मीट कर पाते हैं, ऑल्दो हर बार सक्सेसफुल नहीं हो पाते। लेकिन वंस यू आर थॉरो विद द वर्क, कंसिस्टेंट विद द वर्क, तो फिर मेरा मानना है कि प्रेशर, और ये प्रेशर की वजह से ही थॉरो होने का मोटिवेशन मिलता है। तो फिर आप जो है कि इजीली जो भी आप चाहते हैं, इसके लिए कोई मेडिटेशन वगैरह भी, इस तरह की प्रैक्टिस भी करते हैं अलग से? बिल्कुल, मैं दिन का 1 घंटा चाहे मेडिटेशन हो या फिजिकल एक्सरसाइज हो या वॉकिंग हो या रनिंग हो, अलग अलग रूप से मैं इनको किसी न किसी रूप में करता हूँ। जी जी। प्रेशर, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आप जिस पोस्ट पे हैं, जिस पद को सुशोभित कर रहे हैं, वहां राजनीतिक दखलंदाजी बहुत होती है और ये बड़ी शिकायत की जाती है कि ब्यूरोक्रेट्स तो काम करना चाहते हैं लेकिन राजनीतिक दखल के चलते हुए उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे जितना वो कर सकते हैं, करना चाहते हैं। तो आपके साथ ऐसा कोई अनुभव रहा हो या इस तरह? नहीं, मैं देखिए, मेरा तो अनुभव, क्योंकि इसी पोस्ट पे ही नहीं, मैं पहले भी रहा हूँ, जेडीए जोड़ा, जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त भी रहा था, जोधपुर माप रहे हैं, विकास प्राधिकरण आयुक्त में रहा था, अजमेर माप रहे हैं, अजमेर म्युनिसिपल कमिश्नर में रहा हूँ। तो जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं उनके साथ मेरा एक तालमेल, एक अच्छा तालमेल रहा है। और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि बहुत ही मतलब पॉजिटिव एक डायनेमिक के रूप में, क्योंकि लोकली इलेक्टेड जो है हमारे जनप्रतिनिधि हैं, लोगों की क्या भावनाएं हैं मुझसे अच्छा वो जानते हैं। क्योंकि आप देखें तो मैं जैसे बहरोड से हूँ, यहाँ के जो भी हमारे चाहे सरपंच हो, चाहे जिला परिषद सदस्य हो, चाहे हमारे एमएलए साहब हो, जो भी हो, तो लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं, क्या है, वो अच्छे से और अधिक रूप से जानते हैं। और हमें कुछ भी काम कराना हो, चाहे डेवलपमेंट के काम कराने हो, एनफोर्समेंट के काम कराने हो, कॉन्फिडेंस में यदि हम उनको लेकर के काम करते हैं तो बहुत ही अच्छे, पॉजिटिव और अच्छे आउटकम आते हैं। कई बार हमें लोकल जो है इश्यूज पर लोकल लोगों को समझाना भी होता है, तो हम उनकी सहायता भी लेते हैं। डेवलपमेंट में कई बार इश्यूज आते हैं तो उनकी राय भी लेते हैं। तो उसके हिसाब से मेरा तो एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है कि हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर पाए। सर, मेरा एक सेगमेंट हो रहा है पिता की सीख,
आपने अपने पिता से क्या सीखा, और चूंकि अब आप खुद भी पिता हैं, तो आने वाली जनरेशन को या अपने जो संतान है उनको आप क्या सीख देना चाहेंगे? दो क्वेश्चन है, पिता से क्या क्या सीखा और क्या सिखाना चाहेंगे? देखिए, क्या सीखा के संबंध में मेरी पढ़ाई आबू रोड में हुई है। मैंने तीसरी से 10वीं तक आबू रोड। आप रहने वाले बहरोड के हैं? मैं रहने वाला बहरोड को, मेरे फादर की पोस्टिंग वहां पे थी, रेलवे में थी। ओके। तो मैं जब 3rd में था तो मेरे फादर सेंट एंसलम स्कूल आबू रोड में, उसमें मेरा एडमिशन कराया था 4th के अंदर। तो मेरे फादर का फिर ट्रांसफर हो गया था, वहां से पालमपुर हो गया था। पालमपुर से फिर उनका गांधीधाम और एटसेट्रा उनके ट्रांसफर्स होते रहे। लेकिन चूंकि मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, उन्होंने आबू रोड को नहीं छोड़ा। मुझे याद है सुबह 4 बजे आश्रम एक्सप्रेस आबू रोड आती थी। पूरे 6 साल तो मेरा टेन्योर हो गया, 6 साल मेरे सामने सुबह 4 बजे वो या तो आश्रम से जाते थे या 5 बजे डेमू से जाते थे पालमपुर या अहमदाबाद, और शाम को 10 बजे आते थे डेली। ये उनका 6 दिन का रूटीन था पूरे 6 साल तक। तो बिना ताकि मेरे को, मुझे और मेरे भाई को स्टेबिलिटी मिले। हमारी जहां पढ़ाई हो रही है वहां पे हम रेगुलरली उधर ही पढ़ते रहे, क्योंकि स्कूल भी अच्छा था और रीलोकेट करते स्कूल अच्छा नहीं मिलता, मैं एडजस्ट हो पाता नहीं हो पाता। तो ये जो सेक्रीफाइस उन्होंने किया था, मुझे नहीं लगता कि, आई डोंट नो, आई एम श्योर सभी के पेरेंट्स करते होंगे अलग अलग रूप से, मेरे पिताजी ने इस रूप में करा था, और बिना इस सेक्रीफाइस के शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा उनका योगदान जो है कि मेरे और मेरे भाई दोनों के, मेरे भाई ने भी फिर आईआईटी करी थी, तो हम दोनों के उसमें बहुत बड़ा ये रोल रहा। आने वाले जनरेशन के लिए जो कंट्रीब्यूशन है, तो मैं ये कहूंगा कि अगेन कई बार मैं देखता हूँ कि आज के टाइम में पेरेंट्स के लिए भी डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। कि मैंने कई देखा है कि जैसे अगर चाइल्ड बिहेव नहीं करता है तो उसको टीवी के सामने जैसे बैठा देते हैं, मोबाइल पकड़ा देते हैं, मोबाइल दे देते हैं, तो कई डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो जो वर्क या जो समय मेरे फादर ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे लिए दिया था, मेरा ये मानना है कि हमें भी हमारे जो है, जो यंगर जनरेशन है, जो किड्स है, उनके लिए देना चाहिए। कई बार तो पेरेंट्स खुद ही मोबाइल के अंदर जो है बिजी हो जाते हैं और अपने बच्चों की कैसी पढ़ाई चल रही है, क्या चल रही है, उस पर इतना ध्यान नहीं होता। ये भी मेरा मानना है कि स्ट्रिक्ट भी रहना उनको, मतलब कि कई बार बहुत ज्यादा फ्रीडम और एक स्ट्रिक्टनेस भी जरूरी है, उनको डायरेक्शन भी दिखाना चाहिए, और एक समय उनके जो है उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए और उनके अपने बच्चों के लिए देना चाहिए। सर बीच में क्वेश्चन ध्यान आ रहा है, एक यूं जवाब